कोंडागांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल, ईमानदार था, लेकिन वो जो भी काम करता था लोग उसका फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाते थे। बबलू एक बार किराना दुकान खोला तो गांव के लोग उसे उधार में चीजें खरीद लेते हैं और फिर उसको कभी भी पैसा वापस नहीं करते हैं। इस वजह से उसे दुकान बंद करनी पड़ गई। फिर बबलू ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन गाँव वाले उसे लिफ्ट मांगते थे और मुफ्त में ही जगह जगह ट्रैवल कर लेते थे। अपने सीधेपन के कारण वो किसी से पैसे भी नहीं मांगता था। लोग उसकी बस में बारात लेकर भी जाने लगे। इस तरह से उसका ट्रैवल का काम भी ठप पड़ गया। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था। तब पीलू उसके पास आके बोली, क्या हुआ जी, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो पीलू, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा आज तक नुकसान ही होता आया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। आपको इसलिए नुकसान होता है क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, कोई और दुकानदार ऐसा नहीं करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं अब एक आखिर बार एक काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे, यही कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ क्या मिलता है। मैंने पाया कि हमारे गांव में फलों की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से फल खरीद कर लाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलों की एक दुकान लगा दूँ। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप किसी को उधार नहीं दोगे। नहीं, अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ। इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी फलों की दुकान खोल लेता है, लेकिन बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए फल ले जाते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठ जाती है कि लोग बिना पैसे दिए फल ना ले जा पाए। एक दिन हरिया काका उनके यहाँ आता है। पीलू, तुम्हारी दुकान में ड्रैगन फ्रूट है क्या? हरिया काका, ये लीजिए ड्रैगन फ्रूट। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन महंगा है। स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होता है। और रही बात कीमत की, तो सेहत से बढ़कर क्या कीमत है। अभी मौसम बदलने वाला है और ये इन्फेक्शन से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। हरिया के जाने के बाद, सुनिए जी, हरिया काका क्या कह के गए हैं कि इन्फेक्शन होने का डर है मौसम बदलने से। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ड्रैगन फ्रूट से लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब हम और ड्रैगन फ्रूट बेच सकेंगे। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना फ्रूट सलाद बनाकर बेचे। कुछ ही दिनों में लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और हरिया काका सबको ड्रैगन फ्रूट खाने की सलाह देता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सुनिए, मैं आप लोगों को अब से मुफ्त में या उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसे देकर फ्रूट सलाद लो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर इन्फेक्शन से बचने और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से
फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। और तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ, लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या, मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या, ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है।
निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं सारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा न शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा बताओ, तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है, अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं? एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन। अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और मैं बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन, तुमने सही कहा। आजकल मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेल कर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है। जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते
जाते और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी अभी हमने पहले ये गेम खेलना है, पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों। चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है, बच्चों इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो। अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे? जी इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू? पापा मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है। इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना? हाँ चाचा मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको? बेटा यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो? इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा। और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था, मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा आप कैसे बन गए सोल्जर? यश क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था, जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया। और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं, अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और देखना एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक स्कूल में मोंटी नाम का हाथी पढ़ता था। मोंटी के एनुअल एग्जाम आने वाले थे, पर इसके बावजूद वो नहीं पढ़ता था। एक दिन लंच के दौरान उसने देखा कि पीहू लोमड़ी अभी भी पढ़ रही है, तो वो उसके पास गया। पीहू तुम अब भी पढ़ रही हो? चलो खाना खा लेते हैं, लंच हो गया है। थोड़ी देर और मोंटी, बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा ही होने वाला है। और वैसे भी मैडम आज सबका प्रोजेक्ट चेक करेंगी ना। तुमने कर लिया तुम्हारा प्रोजेक्ट? नहीं, अभी नहीं किया। और वैसे भी अभी तो बहुत समय है, मैडम को तो 8वें पीरियड में आना है ना प्रोजेक्ट चेक करने, तब तक मैं कर लूंगा। मोंटी बहुत ही आलसी था, वो आज का काम कल पर ही थोप देता था। वहीं पीहू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी, वो हमेशा अपना काम समय पर पूरा कर लेती थी। रहने दे, मुझे तो लगता है आज तू इसी में लगी रहेगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो चला लंच करने। तुझे जब करना हो तू कर लेना, और वैसे भी मुझे तो खेलना भी है। मोंटी खाना खाकर तुम भी अपना काम जल्दी से कर लो, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगी, हो सकता है तुम्हें मार भी पड़े। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगा। ऐसा कहकर मोंटी वहाँ से भाग जाता है। मोंटी और पीहू क्लासमेट होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे, इसलिए मोंटी के मम्मी पापा अक्सर मोंटी को पीहू की तरह बनने को कहते थे। देखो मोंटी, पीहू घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है। उसके मम्मी पापा को कभी उसकी शिकायत नहीं सुननी पड़ती और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें तो घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं करते। तुम्हारे टीचर हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि तुम कभी काम समय पर नहीं करते, होमवर्क करके नहीं लाते, प्रोजेक्ट टाइम पर जमा नहीं करते। पापा मैं कल से सारा काम टाइम पे करूँगा, आप देख लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, समय की अहमियत को समझो, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। मोंटी ने ऐसा कह तो दिया, पर इसके
बावजूद उसने इस बात पर कभी अमल नहीं किया। वो अभी वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ गया और मार्च का महीना शुरू हो गया। उसके पेपर के अब बस 2 दिन बचे थे, पर उसको अभी भी कोई चिंता नहीं थी। वो अभी भी खेलता रहता था। अरे मोंटी, तुम खेल रहे हो? अरे परसों से पेपर हैं अपने, घर में जाकर कुछ पढ़ो। परसों से है ना, तो मैं कर लूंगा, अभी तो 2 दिन बाकी है ना। मोंटी ऐसा कहकर खेलने के लिए निकल गया, पर पीहू अपनी पढ़ाई करती रही। अगले दिन फिर मोंटी खेलने के लिए निकलने लगा। उसे देख फिर पीहू बोली, मोंटी, तुमने सब पढ़ लिया क्या, जो तुम ऐसे घूमने जा रहे हो? नहीं, लेकिन आज रात को सब पढ़ लूंगा। मोंटी, तुम खेलने मत जाओ, देखो मौसम कितना खराब है। मुझे तो लगता है बारिश भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लाइट भी चली जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी ही पढ़ लो। तुम तो खामखा डर रही हो। पीहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मौसम अभी साफ हो जाएगा। जरा से बादल हैं, अभी हवा चलेगी, सारा साफ हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि हर बारिश होने से लाइट चली जाए। मोंटी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। शाम होते ही मौसम करवट बदल लेता है और झमाझम बारिश होने लगती है। मोंटी भागता हुआ अपने घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट है ही नहीं। मम्मी, लाइट चली गई क्या? हाँ बेटे, तुझे तो मालूम है ना, बारिश होती ही बिजली चली जाती है। लेकिन मुझे तो पढ़ना था, कल मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता था ना कि कल तुम्हारा पेपर है, तो खेलने की बजाय पढ़ने नहीं बैठ सकते थे तुम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज का काम कल पर मत डालो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मोंटी अब दुखी हो जाता है। अगले दिन पेपर में वो कुछ भी नहीं लिख पाता, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। वहीं पीहू का पेपर बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि उसने अपना पाठ अच्छे से याद किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, समय का सदुपयोग करो, जैसे पीहू ने किया, मोंटी की तरह नहीं। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस के एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है। लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तो कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से
जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी, सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली, तू? अरे पीलू, तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है। मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी। अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ। मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली, ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे, ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू। ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है। ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तो भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरे
मेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है।